हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज टाइम दिनेश किवोरा के मंच पर। दोस्तों, इंसान जहां से बनता है वहीं से उसके पतन का भी प्रारंभ होता है। राजनीति में ये एक ऐसा कथन है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ गुजरात, यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी के पतन का प्रारंभ भी एक दिन गुजरात से ही होगा। ये गढ़ ये गढ़ ही उसके हाथ से जाएगा और यही वो एक प्रारंभ होगा। यही वो प्रारंभिक कड़ी होगी जो बाकी कड़ियों को भी जोड़ेगी। कभी कभी वो सारे के सारे गढ़, वो किले वो किले बंदियां जो किसी एक व्यक्ति के आसपास बुनी गई होती या रचाई गई होती हैं, जब कभी वो व्यक्ति वहां से हट जाए तो फिर वो सारे चक्रव्यूह कब टूट जाएं पता नहीं लगता है। इतिहास इस बात का साक्षी है, जिस दिन आपके सबसे बड़े गढ़ में दरार आनी प्रारंभ हो जाए, समझ लीजिए विनाश काल आने वाला है। समझ लीजिए विपत्ति का दौर प्रारंभ होने जा रहा है। समझ लीजिए कि यहां से पतन का प्रारंभ होने जा रहा है। वो गुजरात, जी हां, वो गुजरात जो ऑलमोस्ट जिसे क्या कहते हैं 30 साल से ऊपर हो गया है, करीब 25 साल से भी ऊपर हो गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने गढ़ को स्थापित किया। एक ऐसा गढ़ जिसके तिलिस्म को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। वहां के लोगों का ऐसा विश्वास कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को तोड़ा नहीं जा सकता और गुजरात में कोई और पार्टी, कोई और राजनीतिक दल इस बात की अपेक्षा ना करे कि यहां पर कोई और जीत भी सकता है। लेकिन कभी कभी इंसान अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में ही फंसता है। स्पाइडर, मकड़ी, जब वो जाला बुनती है तो उसे ये समझ में नहीं आता कि एक वक्त के बाद वो स्वयं इस जाले में फंस जाएगी और बाहर निकलने का उसे कोई मार्ग नजर नहीं आएगा। यही एक्चुअली प्रकृति का नियम है कि जब आप जाले बुनना शुरू करते हो, जब आप चक्रव्यूह बनाना शुरू करते हो, जब आप दूसरों के लिए खड्डे और खाइयां बनाना शुरू करते हो, तो अल्टीमेटली आप भी उसी खड्डे में गिरते हो। जो स्तंभ आपने अपने लिए पैदा किया होता है, वही स्तंभ जब आपका साथ छोड़ जाता है तो फिर आपको लगता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैंने इतने समय नर्चर किया, आज वही मुझे छोड़कर चले गए। प्रकृति का एक शाश्वत सत्य है, बदलाव ही यहां का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एंड नोबडी कैन डिनाई इट, नोबडी कैन रिफ्यूट इट। दैट इज द लॉ विच प्रिवेल्स सिंस सेंचुरीज। सिकंदर आए, चले गए, समझने लगे कि हम इस दुनिया के राजा हैं, लेकिन एक दिन तो उनको भी जाना पड़ा। शाश्वत सत्य यह है कि वो ऊपर वाला एक ही है। जिस मर्जी नाम से उसे पुकारो, गॉड बुलाओ, अल्लाह बुलाओ, ईश्वर बुलाओ, जीसस बुलाओ, जो बुलाना है बुला लो उसको, है तो एक, वो एक शक्ति। मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज किया कि लोग सोचते होंगे कि मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी के पतन की शुरुआत ना जाने कौन सी जगह से होगी, लेकिन प्रकृति का नियम तो यही है कि जो आपका सबसे बड़ा गढ़ होता है, आपके पतन की शुरुआत वहीं से होती है। कहीं ना कहीं आप इसी दौरान जिस राह पर आप चलते हो, तो आप बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर, ऐसे चरित्र पैदा करते हो जो हूबहू आप जैसे होते हैं और आपको लगता है कि एक दिन मैं इनका उपयोग कर पाऊंगा। लेकिन होता यह है कि वो आपसे 2 कदम आगे चले जाते हैं और वो आपको आपकी ही रेस में अपदस्थ कर देते हैं और तब आपको लगता है कि
इनको तो इस रेस में मैंने खड़ा किया था, इन्होंने आज मुझे अपदस्थ कर दिया। यही प्रकृति का नियम है, प्रकृति ऐसे ही चलती है। गुजरात में जो दरारें आज आपको नजर आ रही हैं, गुजरात में जो आज कई जगह तो खाइयां भी नजर आ रही हैं, वो गुजरात की खाइयां और दरारें भारतीय जनता पार्टी के मन में चिंता डाल रही हैं। कोई महीना या महीने में 2 बार ऐसा नहीं होता है कि जब प्रधान सेवक जी गुजरात नहीं जाते हैं, कोई भी फ्लाइट पकड़ के चले जाते हैं साहब, उनकी तो अपनी फ्लाइटें हैं, उनको थोड़ी किसी को पूछना है। एक छोटा सा ब्रिज का उद्घाटन हो, पुल, पैदल चलने वाला पदचारियों का पुल अहमदाबाद में, उसका उद्घाटन चले गए, करने चले गए। वैसे प्रधानमंत्री जी तो उद्घाटन मंत्री हैं, वो अपने हाथ में कैंची और फीता बिल्कुल तैयार रखते हैं। बोलो कहां उद्घाटन कर रहे हैं? कोई सड़क है, कोई पुल है, कोई पदचारियों का पुल है, कोई फैक्ट्री है, कोई पत्थर लगाना है, नींव का पत्थर लगाना है, कोई नया बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स आ रहा है, वो हमेशा वहां पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली वो एक उद्घाटन मंत्री हैं, हमेशा उनके पास कैंची फीता वगैरह तैयार रहता है। अब पहुंच गए अहमदाबाद, अहमदाबाद पहुंचे तो पता लग रहा है कि पदचारियों का पुल बना है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री एक पदचारियों के पुल का उद्घाटन कर रहा है। अब तो ये हाल हो गया, कोई बड़ा ब्रिज हो नेशनल लेवल का तो मैं मान लूं 2-4 किलोमीटर के आप उद्घाटन करें, पदचारियों के पुल का, नदी के ऊपर बन गया साहब, पदचारियों का पुल है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री क्यों करेगा? मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए ना, वो कर लेंगे। खैर, जब पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है तो फिर नए नए क्या कहते हैं ना, शगुफे छोड़े जाते हैं, जुमले छोड़े जाते हैं, और फिर कहते हैं कि गुजरात को या गुजरात की विकास को लोगों ने डिरेल करने की बहुत कोशिश की, गुजरात के विकास में व्यवधान डालने की बहुत कोशिश की। सर कौन से व्यवधान सर? 25-30 साल से तो आप लोग ही हैं वहां पर। आप तो दोष भी नहीं लगा सकते कि गुजरात में जो कुछ हो रहा है वो किसी और की वजह से है। गुजरात की जो भी बदहाली है वो आपकी वजह से है। गुजरात में जो भी इंडिया का सबसे ज्यादा मॉल न्यूट्रिशन है बच्चों के अंदर, आपकी वजह से है। गुजरात में सबसे ज्यादा महिलाएं जो हैं एनीमिक हैं, उनके शरीर में लोहे की, आयरन की कमी है, आपकी वजह से। बिहार के ट्राइबल्स, उनकी आप मोर्टेलिटी रेट देखिए, आपकी वजह से। क्योंकि आपको बड़ी बड़ी चमक दमक से फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन इस बीच में आप ये भूल गए कि ऊपर दीवारों के ऊपर आप पुताई तो कर रहे हो, वो दीवारें अंदर से दीमक लग चुकी हैं। क्योंकि वहां की जो कार्य प्रणालियां हैं, जो कमजोर चीफ मिनिस्टर आए हैं एक के बाद एक के बाद एक, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिनके ऊपर गुजरात गर्व कर सके। दरअसल वो एक कमजोर राजा के रूप में वहां पर थे और आज भी कमजोर राजा के रूप में हो। बल्कि हालत तो ऐसे है कि अगर आप पूछो कि आम आदमी से भारत में किसी और राज्य में जाके कि पहले पिछले लास्ट के 2 या 3 चीफ मिनिस्टर्स का नाम बता दीजिए गुजरात के कौन है, तो लोगों को याद नहीं आएगा। उन्हें आज के चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं पता है। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी से पूछ लो मुंबई में किसी और स्टेट में जाके कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, लोगों को नहीं पता है। हाँ, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी का नाम जरूर पता होगा उनको, लेकिन गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है लोगों को नहीं पता। मैं बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पतन का प्रारंभ भी गुजरात से होगा। अब ये लोग तो दुखी हैं वहां पर, लोग गरीब भी हैं वहां पर, लोगों की पर कैपिटा इनकम भी कम है वहां पर, और जो चमक दिखाई जा रही है चमक कुछ लोगों की है, अंबानी अडानी की, बाकी किसी की नहीं है। ट्राइबल्स आज भी मरते हैं, गरीब आज भी मरते हैं, और जो गरीब गांव के अंदर रहता है वो आज भी मरता है और शहर में भी मरता है। लेकिन इस बात को पहचाना अरविंद केजरीवाल ने। जी हां, आम आदमी पार्टी के इस सैनिक ने, जो आधी बांह की शर्ट पहन के पूरा हिंदुस्तान घूमता रहता है चप्पल पहन के, वो आम आदमी ही है। वो दिन में 10 बार कपड़े नहीं बदलता है, भले ही उसके पास मुख्यमंत्री होने के नाते अच्छी खासी सैलरी आती है। आईआईटी पास है भाई, वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट भी है, वो तो सब कुछ है, पैसा है उसके पास। लेकिन क्या है कि वो कपड़े बदलने की आदत नहीं है। आधी बांह की शर्ट पहनेगा, पैंट पहनेगा, चप्पल पहनेगा, हवाई जहाज पे जो फ्लाइट होगी चढ़ के आ जाएगा। उसकी अपनी फ्लाइट थोड़ी है प्रधान सेवक जी की तरह की अपने हवाई जहाज होंगे, ये तो जनता की फ्लाइट से आते हैं साहब। खैर, लेकिन इन्होंने आश्वस्त किया है केजरीवाल ने कि भाई मैं आपको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य दिल्ली का मॉडल दूंगा। गुजरात का मॉडल तो फेल हो चुका है।
गुजरात के मॉडल में तो अब जान बची नहीं है। गुजरात मॉडल को अब प्रोपगेट भी नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, आपने बात नोट की होगी है कि आजकल मोदी जी कहीं भी गुजरात मॉडल की बात नहीं करते हैं। वो गुजरात मॉडल का मुलम्मा, वो चमक उतर चुकी है। अब उसके अंदर लोगों को नजर आ रही है वो दीमक, वो कमजोरियां, वो मॉल न्यूट्रिशन, वो भूखे बच्चे, वो कमजोर तन, वो वो आंगनवाड़ी वाड़ी की वो औरतें जिन्हें ढंग से 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, जिनमें आयरन की कमी है। दोस्तों, इनके दर्द को समझने वाला कौन है? या सड़क पे चलते हुए आम आदमी का दर्द, एक पुलिसमैन का दर्द, एक आर्मी के शहीद का दर्द, या फिर एक स्टेट ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर और कंडक्टर का दर्द, या फिर एक ऑटो ड्राइवर का दर्द, या फिर वो जो रेहड़ी के ऊपर सब्जी बेचते हैं या बाकी चीजें बेचते हैं ठेले पर लगाकर, छोटी छोटी दुकानों के अंदर चीजें बेचते हैं, जीवन यापन करते हैं। इनके दर्द को समझने वाला कौन? इनके दर्द को समझने वाला केजरीवाल। मोदी जी हमेशा बड़ी बात करते रहे, लेकिन छोटे आदमी के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। भारत के 8-9 सालों का इतिहास उठा के देख लो, अगर इन्होंने गरीब आदमी के लिए कुछ किया होता, अगर गरीब आदमी के लिए कुछ किया होता, तो आज 82 करोड़ लोगों को भारत को फ्री का अनाज देने की, 5 किलो अनाज देने की नौबत नहीं आती थी। अगर इन्होंने भारत में गरीब आदमी के लिए कुछ किया होता, तो 82 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो मोटा आटा देने की या मोटा अनाज देने की बात नहीं चलती थी। यह संख्या घट के 8 साल में 82 करोड़ से 40 करोड़ या 30 करोड़ आ गई होती थी, तब तो मैं मानता था, लेकिन यह संख्या बढ़ती जा रही है। बल्कि अभी पिछले महीने ही गवर्नमेंट ने इस संख्या को रिवाइज करके 80 करोड़ से 82 करोड़, उसमें 1 करोड़ और जोड़ दिया गया है। भारत में गरीब बढ़ गए। गरीबों के बढ़ने की मतलब क्या है? असमानता बढ़ रही है। सारा पैसा कुछ पॉकेट्स में जा रहा है, कुछ पॉकेट में, बाकी लोगों के पास पैसा नहीं है। गुजरात में इस बात को लोगों ने समझा कि सारा का सारा मनी जो है वो अंबानी और अडानी के पास जा रहा है और बाकी जो उद्योगपति है उनके पास जा रहा है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। और उसके ऊपर हमें शिक्षा के लिए पैसे देने पड़ते हैं, स्वास्थ्य के लिए पैसे देने पड़ते हैं, बिजली के पैसे देने पड़ते हैं, पानी के पैसे देने पड़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी गुजरात लिखेगा। ये कहानी गुजरात ने लिखना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही केजरीवाल ने गरीब की बात की है, उनको फ्री बिजली पानी की बात की है, शिक्षा की बात की है, सरकार के पैर कांपने शुरू हो गए हैं। मोदी सरकार के गुजरात में पैर कांपने शुरू हो गए हैं कि इन बातों का जवाब कैसे दें हम? कैसे लोगों से कह दूं कि इनको शिक्षा दे देंगे फ्री में? दरअसल मनीष सिसोदिया ने यहां तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या जो पूरी पार्टी है, ये अनपढ़ों की पार्टी है, इलिटरेट की पार्टी है। ये भारत में शिक्षा चाहते ही नहीं है। ये बात सही है बिल्कुल। 40 लाख करोड़ के केंद्रीय बजट में 1 लाख करोड़ शिक्षा के लिए, आप अंदाजा लगाइए, जिसके नाम की रोटी खाते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर वोट लेते हैं, उसको देते क्या है? 1 लाख करोड़ शिक्षा का और 86,000 करोड़ हेल्थ का। 40 लाख करोड़ के बजट में सिर्फ 1,86,000 करोड़ उसके लिए जो आपको वोट देते हैं, जिनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। और अगर केजरीवाल वो देता है फ्री में, तो कौन सा गुनाह करता है? और शायद इन्हें यही बात पसंद नहीं है कि अल्टीमेटली वो गरीब आदमी को शिक्षा और स्वास्थ्य क्यों मिल रहा है। उसके घर में अगर बल्ब जल रहा है और 100 वाट का उसका बल्ब है वहां पर, या उसके अंदर क्या एलईडी लगा हुआ है, अगर उसका बिजली का बिल आता है 200 रुपए का, तो गरीब आदमी है, अगर उसको केजरीवाल साहब माफ कर देंगे तो इनके पैर तो कांपेंगे ना। और अगर उनको मोहल्ला क्लिनिक खोल के अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे देंगे तो इनके पैर तो कांपेंगे, क्योंकि गुजरात के स्कूलों का जो हाल है वो सबको पता है। द म्युनिसिपल स्कूल्स या वहां के जो दूसरे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बुरी कंडीशन के अंदर है, क्योंकि गुजरात में शिक्षा का कुछ है ही नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में तो गुजरात पिछड़ा हुआ है। इसलिए लोग कहते हैं कि गुजरात से कभी भी बहुत कम मात्रा में आपके सिविल सर्वेंट निकलते हैं, बहुत कम मात्रा में बाकी लोग निकलते हैं, क्योंकि वहां पर एक अंग्रेजी की बड़ी कमी है। अब तो नई जनरेशन जो आ रही है फिर थोड़ी सी ठीक है, लेकिन उसके लिए मोदी जी को क्रेडिट मत दीजिए, लोगों को खुद को क्रेडिट दीजिए जो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। गुजरात प्रोग्रेसिव स्टेट तो है, लेकिन गुजरात को पीछे रखने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी।
उसकी एंटरप्रेन्योरशिप तो फेमस है, लेकिन उसको शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए भारत में मॉल न्यूट्रिशन के शिकार, स्टंटिंग और वेस्टिंग के शिकार जो बच्चे हैं 5 साल से नीचे, सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर है। भारत में सबसे ज्यादा जो एनीमिक औरतें हैं, यानी कि आयरन की कमी औरतों में, सबसे बड़ी परसेंटेज गुजरात के अंदर है। इस चमक दमक के पीछे जो कमजोरियां हैं उसे कोई नहीं देखता, और उन कमजोरियों को किसने कहा? केजरीवाल ने कहा। अब वहां पर प्रधानमंत्री जी जाके कल परसों कहते हैं कि यहां पर तो मॉल न्यूट्रिशन मिटाना है हमको, और हमको उनको पता नहीं क्या क्या खाना देंगे, इससे मॉल न्यूट्रिशन निकल जाएगा उनको। भाई ढंग के तमीज से मिड डे मील स्कीम में उसको अन्न तो दो खाने को, उसको खाने को तो कुछ देते नहीं है। 4 पे 90 पैसे के अंदर क्या बच्चे को खिला दोगे आप खाना? पैसे बढ़ाने को तैयार नहीं है, बाकी सब जगह पैसे लगाने को तैयार है, लेकिन मिड डे मील के अंदर स्टैंडर्ड बढ़ाने को तैयार नहीं है ये लोग। भाई साहब क्यों बढ़ाएंगे भाई? अच्छे बच्चे थोड़ी चाहिए इनको, सशक्त बच्चे थोड़ी चाहिए, इन्हें चाहिए मॉल न्यूट्रिशन के मारे हुए बच्चे, एनीमिक एनेमा से मारी हुई क्या कहते हैं औरतें चाहिए। ये गुजरात का हाल है भाई साहब। बाकी इंडिया भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन गुजरात बदतर है इसके अंदर। गुजरात की स्टोरी है मॉल न्यूट्रिशन की सबसे बड़ी, पर कोई क्या कहे। इसी चीज को इंगित करके केजरीवाल आते हैं, और जब ये बात करते हैं तो सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के पैर कांपने शुरू हो जाते हैं कि इनसे कैसे निपटें। फिर मेन विषय पे आता हूं मैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का पतन भारत के अंदर गुजरात से ही प्रारंभ होगा, यही उसका वाटरलू बनेगा। जी हां, किसी किसी नेता को लगता है कि उसका जो गढ़ है फॉर्मिडेबल है, सिंहगढ़ है, टूट नहीं सकता, रायगढ़ है मेरा, टूट नहीं सकता। बड़े बड़े किले टूट जाते हैं साहब, बड़े बड़े गढ़ ढह जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इनका पतन वहीं से होगा। भारतीय जनता पार्टी का वाटरलू भी गुजरात से ही प्रारंभ होगा। बल्कि कई सर्वे तो ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि वहां पर कुछ बड़ा होने जा रहा है, और उस बड़ा होने की आशंका दरअसल आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस को तो ये कुछ समझते नहीं है, उन्हें पता है कांग्रेस तो कुछ करेगी नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इनके पैरों के नीचे से फट्टे खिसका दिए हैं, तख्ता खिसका दिया है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस आदमी का मुकाबला कैसे करें। परिवारवाद का दोष केजरीवाल पे नहीं लगा सकते, नॉन राष्ट्रवादी का दोष उसके ऊपर नहीं, देशभक्त का दोष नहीं लगा सकते। ये आदमी तो 2011 अन्ना आंदोलन से देशभक्ति की गीत गाता फिर रहा है, वंदे मातरम की गीत गाता है, देशभक्ति का कोर्स चलाता है अपने दिल्ली के सिलेबस में। तो ये भी नहीं आ सकता, ये उससे बड़ा देशभक्त है। सबसे बड़े झंडे 14 अगस्त को इन्होंने लहरा दिए दिल्ली के अंदर। ऊपर से जातिवाद का दोष इस पर नहीं लगता है, और क्षेत्रीयवाद का दोष भी नहीं आता। तो ये सारे जो दोष बाकियों के ऊपर आते हैं और या भ्रष्टाचार के आते हैं, ये केजरीवाल पे आते नहीं है। जब ये केजरीवाल पे आते नहीं तो परेशान है कि इसको निपटा कैसे जाए, अल्टीमेटली इस आदमी से कैसे निपटे। हमसे ज्यादा ईमानदार है, हमसे ज्यादा ये देशभक्त है, हमसे कई कदम आगे है, तो इसको कैसे निपटाएं? सीबीआई की रेड करवा दो। आजकल तो टेलीविजन न्यूज के ऊपर बाढ़ आई हुई है साहब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कि कैसे भी करके केजरीवाल और सिसोदिया को तोड़ा जाए, इनको ध्वस्त कर दिया जाए, इनको मामलों में फंसा दिया जाए। सीबीआई की रेड, ये उसके ऊपर इल्जाम और वो इल्जाम, ये सब उसी कंपन की निशानी है जो गुजरात से निकल कर आ रही हैं। ये सब उस डर की निशानी है जो इनके मन में बैठ गए हैं कि ये आदमी अब ऑल इंडिया लेवल पे जाके कुछ कर सकता है, ये हमारा चैलेंजर, ये हमारी चुनौती बनेगा। गढ़ तो गिरेगा एक दिन, हो सकता है इस चुनाव में ना गिरे, अगले चुनाव में गिरे, लेकिन उसमें कील ठोकने आम आदमी पार्टी जरूर आएगी। ये इस बात का ध्यान रखना। भारतीय जनता पार्टी को भी 2 सीट से मेजोरिटी पे आने में वक्त लगा था, वक्त तो देना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को, लेकिन जिस तेजी से अब वो आगे आ रही है, अब उसने कंपन पैदा किए हैं। दोस्तों, मोदी जी का वाटरलू और भाजपा का वाटरलू गुजरात ही होगा। जो गढ़ है, पतन वहीं से प्रारंभ होगा, देख लीजिएगा। फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं। आप सबके सुझाव या जो फीडबैक आती है उन सबका शुक्रिया है। 4 PM के मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा। इसी तरह न्यूज टाइम दिनेश के वोरा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, लिंक्स आगे भेजिए। अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए। सच्ची, सीधी, ऑथेंटिक बात हमारी ओर से इसी मंच पर प्रतिदिन।
धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।